इधर नित्या चिंतित स्वर में बुदबुदाई, वो कहाँ गए। वो उठकर कमरे से बाहर निकली और रसोई की ओर पहुंच अंदर देखा, पर वहां कोई नहीं था। हॉल, बरामदा सब खाली था। उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी उभरने लगी। अब उसे डर नहीं बल्कि चिंता हो रही थी कि रणवीर गया कहाँ, वो ठीक तो है। नित्या धीरे धीरे चलती हुई हॉलवे से गुजरने लगी और तभी उसकी नज़र स्टडी रूम के दरवाजे पर पड़ी, जो भीतर से आधा खुला था। वो थोड़ा झिझकते हुए दरवाजे के पास गई और हल्के से झांकी। अंदर रणवीर डेस्क पर सिर टिकाए बैठा था, नींद में या शायद जागते हुए भी थका सा। पास ही नायडू जी भी एक कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनकी भी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन वो सतर्क भी थीं। नित्या चुपचाप सब देखती रही, पर कुछ समझ नहीं सकी। पर एक हल्का दर्द उसके चेहरे पर उभर आया। शायद पहली बार उसे रणवीर की कठोरता के पीछे छिपा अकेलापन दिखा। नित्या धीरे से फुसफुसाहट में, क्या ये यहीं थे सारी रात? उसका मन एक क्षण को थमसा गया। एक डर जो कल रात तक उसे घेरे हुए था, अब बदल कर एक मौन करुणा और असहाय देखभाल में ढल गया था। नित्या चुपचाप रसोई में जाकर काम में लग गई, पर उसकी हरकतों में आज अनमना सा एक एहसास था। माया जी धीमे से मुस्कुराते हुए, क्यों बेटी, आज सुबह सुबह कुछ ढूंढ रही थी क्या? नित्या यह सुन पहले तो चौंकी, फिर झिझक सी गई। वो मैं बस देख रही थी, रणवीर जी कमरे में नहीं थे ना। माया जी थोड़ा जानबूझकर मुस्कुराते हुए, तो अब डर नहीं लगता उससे? नित्या झेप गई और अगले ही पल उसकी नजर छुप गई। डर तो अब भी लगता है, पर जब वो नहीं दिखते तो और ज्यादा लगता है। माया जी के चेहरे पर एक गहरा संतोष था, क्योंकि अब वो जानती थी कि रिश्ता वहां से पनपता है जहां चिंता डर से लड़ने लगे। माया जी स्नेह से, वो बहुत चिंता करता है बेटा। अब जब वो लौटे तो कह देना कि इतनी भी फिक्र ना किया करो, अब मैं भी यहाँ हूँ। नित्या ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सिर हिला दिया। सुबह की ठंडी रोशनी में रणवीर ने आंखें खोली तो सामने नायडू जी उसके लिए फिक्रमंद बैठे दिखे। रणवीर का सिर भारी था, आंखें लाल, थकान चेहरे पर बुरी तरह हावी थी। नायडू जी, जो खुद भी काफी थके दिख रहे थे, बोले, अभी ठीक हो? रणवीर, हाँ, आप जाकर आराम करो, मेरी वजह से आपको भी भुगतना पड़ता है। नायडू जी, आप और मैं कोई अलग थोड़े हैं साहब जी। अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या आप मुझे अकेला छोड़ देते? रणवीर, थैंक यू, आप अब आराम करो। नायडू जी को रणवीर ने वापस भेज दिया। वो धीरे से उठा और माथे पर हाथ फेरा। उसने कुछ पल गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हो। नायडू जी अपने कमरे में आ बैठे और अब तक जिस तकलीफ को वो रात भर अपने सीने से दबाए बैठे थे, उनकी आंखों से आंसुओं के जरिए बहने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगे कि रणवीर की ये तकलीफ जल्द से जल्द ठीक हो जाए, नित्या उनकी उम्मीद पर खरी उतर जाए। दरवाजे की हल्की आवाज हुई तो रणवीर ने चौंक कर उस ओर देखा तो पाया कि नित्या अंदर आई है। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी, आंखों में हल्की थकान, पर चेहरे पर एक शांत संवेदना। रणवीर उसकी ओर देखता रहा, पर कुछ कहा नहीं। नित्या ने धीरे से ट्रे टेबल पर रख दी और धीरे से रणवीर से आंख मिलाए बिना ही बोली, वो चाय ठंडी हो रही थी। रणवीर कुछ कहने ही वाला था, पर रुक गया। उसकी नज़र नित्या के चेहरे पर ठहर गई।
वो अब भी उससे डर रही थी, पर आज एक अनकही समझदारी, एक परवाह भी थी जो शब्दों में नहीं बनती। रणवीर एक पल को टेबल की ओर देखा, फिर चाय का कप उठा लिया। वह धीमी पर काफी रुके हुए लहजे में बोला, थैंक्स। नित्या यह सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर नित्या मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ने लगी कि रणवीर की आवाज आई। रणवीर, धीरे से, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ था? नित्या रुक गई, फिर बिना पीछे देखे ही बोली, सुबह जागी तो पाया कि आप कमरे में नहीं थे, तो देखने चली आई। रणवीर की नजरें उसकी पीठ पर टिक गईं। वो कुछ कहना चाहता था, कोई अफसोस, कोई सफाई, लेकिन शब्द नहीं मिले। नित्या हिचकिचाई, आप अभी तक नाराज हैं? रणवीर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो तो बस थोड़ा काम था और नींद नहीं आ रही थी, तो यहाँ चला आया। नित्या बिन कुछ और कहे वहाँ से चली गई। रणवीर ने चाय का घूंट लिया तो पहली बार थोड़ी राहत उसके सीने में उतरी। कुछ देर बाद नायडू जी तैयार हो आंगन में आ बैठे। उनकी नज़र नित्या पर गई, जो थोड़ी परेशान सी दिख रही थी। नायडू जी, क्या बात है बहू जी, सब ठीक? नित्या ने देखा कि वहाँ उन दोनों के अलावा अभी कोई नहीं है, तो बोली, वो तो आप बताइए, क्योंकि शायद रात भर तो रणवीर जी आपके साथ रहे हैं। आप दोनों ही थके हारे दिख रहे हैं। क्या मुझसे नाराज हैं आपके लाडले बेटे? नायडू जी कुछ सोचते या कहते कि तभी उनकी नज़र उसी ओर आ रहे रणवीर पर पड़ी, तो वो नित्या को आगे बोलने से रोकने के लिए शरारत भरे अंदाज में बोले, आओ बाबू साहब, आज तो राउंड फिगर वाली नींद ली है आपने। माने ना सही गहरी, पर पूरी गिनती की। रणवीर ने उनकी ओर देखा और हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कुछ समझ गया हो। नायडू जी ने नित्या की ओर देखकर कहा, बहू, बाबू साहब जब परेशान होते हैं ना, तो खुद से भी दूर हो जाते हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब सब कुछ खुद खोल कर कहेंगे। बस उस दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। रही बात आपसे नाराज होने की, तो हरगिज़ नहीं। फिर भला आपसे नाराज होकर ये जाएंगे भी कहाँ? नित्या ने उनकी बात को ध्यान से सुना और बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। रणवीर वहाँ आया। नायडू जी, आज आप छुट्टी ले लीजिए। कल रात आप सो नहीं सके, तो आज आराम कीजिए। नायडू जी, और आप साहब जी, रात तो आप भी जागे हैं। रणवीर, हाँ, पर आपको पता है ना कि मैं अभी छुट्टी नहीं ले सकता। नायडू जी, तो फिर मैं कैसे ले लूँ? आपको देख लेता हूँ तो बस इस बूढ़े दिल को सुकून मिल जाता है और थकान अपने आप चली जाती है। कुछ साल बचे हैं रिटायरमेंट के, तो अभी कर लेने दीजिए आपकी सेवा। रणवीर अपने फ़ोन में कुछ चेक करते हुए बोला, आप और आपकी बातें। नायडू जी हंस पड़े और आगे बढ़ उसकी कॉलर को ठीक कर रणवीर को एक पिता के स्नेह भरी नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। फिर गर्व से सीना चौड़ा करते हुए नित्या की ओर देखा। इनकी नज़र उतार लिया करो बहू जी, हर रोज जिम्मेदारियों का बड़ा बोझ है इनके कंधे पर, और सुबह से शाम तक हर तरह के लोगों की नज़रों में रहते हैं ये। नित्या यह सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन रणवीर ने फ़ोन की स्क्रीन से एक नज़र हटा उनकी ओर देखा। हाँ, फिर शुरू हो गए। नायडू जी मुस्कुरा दिए। आइए, गाड़ी निकालता हूँ। रणवीर ने पलटकर एक नज़र नित्या की ओर देखा। चलता हूँ। नित्या ने हाँ में सिर हिला दिया। फिर एकदम से बोली, आपने नाश्ता तो किया ही नहीं, मैं बस 2 मिनट में। रणवीर, नहीं, अभी बिल्कुल मन नहीं है, तो बाद में बाहर से खा लूँगा, और माँ से कहना कि आज थाने में नहीं हूँ, तो खाना आज भी नहीं भिजवाएं। कहकर वो बाहर निकल गया। नित्या दरवाजे के पास खड़ी हुई।
और रणवीर को गाड़ी में बैठ जाता देख सोचने लगी कि आखिर किस चीज की चिंता थी इन्हें जो जरा भी नहीं सो सके। दोपहर में घर के आंगन में हल्की सी धूप आ रही थी। माया जी और नित्या सब्जी काटने में लगी हुई थीं। माया जी मुस्कुराकर, तुझे मैंने कभी अपने रणवीर के बचपन के किस्से सुनाए हैं? नित्या हल्की उत्सुकता से, नहीं, वैसे भी वो तो बहुत सीरियस लगते हैं, जैसे बचपन में भी किताबों में ही डूबे रहे होंगे। माया जी हल्के गर्व से, हाँ, और गेम्स में भी हमेशा से ऐसा ही रहा है। स्मार्ट लगने के साथ सीधा साधा भी, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज कि लोग खिंचे चले आए। और आज भी, चाहे यूनिफॉर्म हो या सादा कपड़े, जहाँ जाता है ना, सबकी निगाहें उसी पर टिक जाती हैं। नित्या के दिल की धड़कन यह सुनकर थोड़ी तेज हो गई। माया जी, कभी गौर से देखना, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून और खिंचाव है। शायद इसलिए लोग उसे चाहने लगते हैं। नित्या यह सुन रणवीर को याद करने लगी। माया जी शरारती लहजे में, तुम्हें पता है, हमारा रणवीर बचपन से ही लड़कियों में बड़ा पॉपुलर था। नित्या थोड़ी चौंक कर, सच में? वो तो इतने सख्त और गंभीर लगते हैं। माया जी, बस बाहर से, अंदर से तो बड़ा नरम दिल है। नित्या उनकी ओर देखने लगी। माया जी आंखों में चमक के साथ, ये तब की बात है जब वो 10वीं में था। शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ता था। उसी क्लास में एक लड़की थी, बड़ी हिम्मती। पता नहीं मेरे रणवीर में क्या देखा, बस पीछे ही पड़ गई। हर जगह उसका इंतज़ार, क्लास में उसकी सीट के पास बैठना, यहाँ तक कि पीटी पीरियड में भी उसके ग्रुप के पीछे ही घूमना। और हमारा रणवीर बिल्कुल सीधा सादा, बस पढ़ाई और खेलों में ही लगा रहता। नित्या थोड़ी मुस्कुराकर, तो फिर रणवीर जी ने क्या किया? माया जी हंसते हुए, एक दिन उस लड़की ने पूरी क्लास के सामने मैदान में उसे गुलाब का फूल दे दिया और कह दिया कि मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। पूरे मैदान में हंगामा मच गया और रणवीर बेचारा लाल हो गया, गुस्से और शर्म से। उसने घर आकर मुझसे शिकायत की और मैंने उसकी क्लास टीचर को, तब जाकर उस लड़की से उसका पीछा छूटा। नित्या सुनते सुनते चुप हो गई। उसकी आंखों में अब वो पुलिस अफसर नहीं, बल्कि एक जवान, आत्मविश्वासी लड़का उभरने लगा, जिस पर किसी का दिल आना लाजमी था। माया जी हंसते हुए सब्जी काटते हुए बोली, तू सोच भी नहीं सकती कि स्कूल में कितना हैंडसम और पॉपुलर था। लड़कियां तो बहाने ढूंढती थी इससे बात करने के लिए। और वैलेंटाइंस डे वाले दिन तो वो 10वीं के बाद से कभी स्कूल गया ही नहीं। नित्या यह सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। माया जी थोड़ी नरमी से, तब भी ना बेटा, सब उसकी तरफ खिंचते थे, मगर वो बस अपनी पढ़ाई, अपने खेल और अपने काम में ही डूबा रहता था। लड़कियों के पीछे भागना उसकी फितरत में ही नहीं था। नित्या चुप हो गई। उसके मन में रणवीर की एक नई छवि बनने लगी। स्कूल का लंबा, गंभीर सा लड़का, लेकिन फिर भी जिसके आसपास लोग खिंचे चले आते थे। नित्या मन में बुदबुदाई, तो ये इतने छोटे से भी सबका ध्यान खींचते थे, अब तो शायद और भी ज़्यादा। सोचकर नित्या थोड़ी परेशान सी हो गई कि कहीं फिर से कोई लड़की रणवीर के पीछे ना पड़ जाए। नित्या अनजाने में आलू छीलते हुए रणवीर की शक्ल अपने मन में बनाने लगी। उसका गंभीर चेहरा, बारिश में भीगा हुआ रूप, बैल से भिड़ते समय उसकी मांसपेशियों में कसावट, और हॉस्पिटल में नींद में उसका हाथ थामना, उसका हल्के से मुस्कुराना।